हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल? बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो हम जो है आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 का एक टॉपिक ही जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पर आगे हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम, यानी रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन। ये वेग नियम क्या होता है? ये वेग नियम किसे कहा जाता है? वेग नियम किस चिड़िया का नाम है? यही हम लोग आज समझेंगे। यही हम आज लोग समझेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे होता है। चलिए, 2 लाइन का लैंग्वेज था, मैंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। क्या कहा है कि प्रायोगिक रूप से निर्धारित एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में छूट गया है शायद में अभिक्रिया के वेग का वर्णन करने वाला व्यंजक क्या कहलाता है? तो वेग नियम कहलाता है। एक बार फिर से याद करेंगे इस डिफिनेशन को, इस लैंग्वेज को, कि प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिकारकों की मोलर क्षमता के पदों में अभिक्रिया वेग का वर्णन करने वाला व्यंजक क्या कहलाता है? वेग नियम कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ए कोई है, जैसे मान लीजिए AX है, बेस A, Y है, बेस B, और एक कोई प्रोडक्ट बना रहा है। चूंकि रेट लॉ में जो है हमें अभिकारक से ही मतलब है, उत्पाद क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो बनना होगा सो बनेगा। अगर हम इसका दर कर दे यानी रेट कर दे तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अभिकारक का, यानी X का पावर A और Y का पावर B। जैसे ही ये हटेगा आपको मालूम है कि कांस्टेंट आएगा K X टू दी पावर A और Y टू दी पावर। यही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम। यहाँ एक और छोटा सा टॉपिक निकलता है, अभिक्रिया की कोटि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका लैंग्वेज हो जाएगा कि अभिकारकों के गुणांकों, जिसको हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि जो भी अभिकारक के गुणांक होंगे, जो हम लोग अदर वे में बोल सकते हैं पावर होंगे, जो घात होंगे, उसका योगफल करने से जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही हमारा क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि इसको हमको करना होगा। तो फिर उसी तरह से देखिए AX B Y कोई प्रोडक्ट बनाएगा, कोई भी उत्पाद बनाएगा। अगर इसका रेट करेंगे, दर करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X टू दी पावर A और Y टू दी पावर B। हम इसको भी A और इसको X, इसको भी B और इसको Y मान सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर है। हमको मालूम है कि जो यहाँ रहेगा वो रिएक्टेंट रहेगा और जो बेस में रहेगा वो नंबर रहेगा, जो हम लोग इक्वेशन बैलेंस करने के लिए लेते हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा X टू दी पावर A और Y टू दी पावर X टू दी पावर A और Y टू दी पावर B। तो अब हमको अगर निकालना होगा अभिक्रिया की कोटि, क्या निकालना होगा? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या बोल रहा है? घातों का क्या होता है? योगफल, यानी A प्लस B हमारा हो जाएगा क्या? अभिक्रिया की कोटि। A प्लस B हमारा क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की कोटि। आई होप आपको ये बातें समझ में आया होगा।
क्योंकि इसमें ज्यादा टूल फजूल नहीं है। एक एक लाइन का डिफिनेशन है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिकारकों के गुणांकों अभिक्रिया के मोलर सांद्रता के पद में व्यक्त करने वाला व्यंजक वेग नियम कहलाता है, और अभिकारकों के गुणांकों यानी घातों का जो योगफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। तो इसे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं रोक कर या स्क्रीनशॉट करके। हम उसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो व्यंजक है वेग नियम के लिए, वेग स्थिरांक का जो इकाई होगा उस इकाई को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे अब वेग स्थिरांक k की इकाई, वेग स्थिरांक k की इकाई यानी जो अभी कांस्टेंट आया, जैसे कि मान लीजिए एक अभिक्रिया ले लेते हैं, एक सरल अभिक्रिया, अभिक्रिया के लिए जैसे हमने क्या लिया है, a बेस में है x प्लस b बेस में है y बराबर कुछ भी प्रोडक्ट दे रहा है। अगर इसका हम दर निकालेंगे, इसका हम दर निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर a फिर y टू द पावर b। दर बराबर हटेगा, कांस्टेंट आएगा h टू द पावर a और y टू द पावर b। अगर इसका हम लोग क्या निकाले, हमें k निकालना है। वेग स्थिरांक k की इकाई को क्या करना, हमको फाइंड आउट करना है। क्या हमें गणना करना है, वेग स्थिरांक k की इकाई। तो k निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दर इधर हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, a टू द पावर x यानी h टू द पावर a और y टू द पावर b बराबर k हो जाएगा ना। कुछ नहीं किया, यहाँ गुना में था इधर ला दिए, भागा में हो गया, या k बराबर हो जाएगा दर बटा में x टू द पावर a और y टू द पावर। देखिए अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए। दर बराबर क्या होता है ना, कि दर बराबर अभिक्रिया के दर बराबर होता है मोलर सांद्रता बटा सांद्रता में लिया गया, सांद्रता के परिवर्तन में लिया गया समय, यानी कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। मोलर सांद्रता में परिवर्तन बाय परिवर्तन में लगा समय। तो देखिए सांद्रता का यूनिट जो होता है, बात को समझिए, सांद्रता का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। सांद्रता का यूनिट क्या होता है, यही देख लीजिए पहले। सांद्रता का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स बटा समय है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यानी कि दर का इकाई हमारे पास क्या है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब देखिए बात को यहाँ समझिएगा कि ये जो x और y है, अभिकारक हमारा जो x और y है, इसका भी कुछ न कुछ तो सांद्रण होगा ही होगा। विथआउट सांद्रण तो ये पार्टिसिपेट नहीं करा, हो सके तनु हो, बहुत कम सांद्रण हो, लेकिन कुछ न कुछ तो सांद्रण होगा। और सांद्रण कुछ भी हो, इकाई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके दर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे, x का सांद्रण हो जाएगा क्या, मोल लीटर इनवर्स का पावर a, और y का फिर उसी तरह से हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स का पावर b। या समझिएगा बात को, क्योंकि हमने क्या कहा कि x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, n2 हो, o2 हो, x कुछ भी हो, उसका कुछ न कुछ तो सांद्रण जरूर होगा। क्योंकि सांद्रण नहीं होगा तो अभिक्रिया उत्पाद कैसे बनाएगी, उसका रिएक्शन कैसे होगा। तो सांद्रण बहुत कम हो सकता है, लेकिन बहुत कम हो या ज्यादा हो, जैसे कि समझ जाइए भैया, जल का सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र होता है H2O। अब 2 ग्राम जल हो या 200 ग्राम जल हो, 2 लीटर जल हो या 200 लाख लीटर जल हो, फार्मूला तो H2O ही हो। फार्मूला में कोई परिवर्तन होगा तो आप कहेगा नहीं होगा। तो सेम वही बात है, x का भी कुछ ना कुछ सांद्रण है, y का भी कुछ ना कुछ सांद्रण है। तो सांद्रता का यूनिट यही है मोल लीटर इनवर्स, उसी को मैंने यहाँ रख दिया। तो अब देखिए आगे क्या आ जाएगा, तो अब आ जाएगा मोल
लीटर इनवर्स, एक कटोरी वाले को एक साइड कर दीजिए, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहिएगा कि लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो देखिए नीचे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा जुटेगा। मोल लीटर इनवर्स पावर इसका देखिए ए है, इसका बी है, बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो पावर को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। पावर को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये हटा देते हैं। देखिए यहां से बात को समझिएगा। के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नीचे हमारा क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स ए प्लस बी, मोल लीटर इनवर्स ए प्लस बी। अब अच्छा आप ये भी देख लीजिए, आप ये दोनों का भी तो बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो डायरेक्ट बनाइए, हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस ए प्लस बी इंटू सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि इसका बेस सेम है, ये अलग है, ये क्या है, अलग है। यहां मान लीजिए लेट a प्लस बी बराबर n, और बराबर n का मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। n बराबर क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो हम लोग इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यही है अभिक्रिया वेग k की इकाई, अभिक्रिया वेग k की इकाई यही है। यही से जो हमारा n है वो क्या है, ये हमने सामने लिख दिया है। n हमारा क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। यदि पॉइंट देख लीजिए, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो, प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक के बराबर, देखिए n का मान हमें यहाँ मालूम चल गया कि n बराबर कितना है 1, तो k बराबर कितना हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यही है फार्मूला, यही है फार्मूला। तो हम लोग क्या बना देंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1, चूंकि n बराबर 1 है, इंटू सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, यानी आ गया क्या, मोल लीटर इनवर्स का पावर 0। हम बचपने में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो ये साइड में लिख लेंगे, इंटू सेकेंड इनवर्स कि a का पावर 0 तो क्या हो जाता है 1। अगर 1 लाख में और पावर में कितना है 0, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 1 में समय इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा, समय इनवर्स। उसी तरह से अगर अभिक्रिया की कोटि 2 रहेगा तो n के जगह 2 रखेंगे, अभिक्रिया की कोटि 3 रहेगा तो n के जगह 3 रखेंगे। यदि अभिक्रिया 0 ऑर्डर की होगी तो n की जगह 0 रखेंगे। जिस कोटि की अभिक्रिया होगा उसका हम वेग स्थिरांक का इकाई निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बहुत हम आराम से कोशिश किए हैं कि समझाएं। थोड़ा सा आपको बोरिंग फील होगा तो स्पीड बढ़ाकर देख लेना है, अन्यथा एक एक पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आराम से समझ सकते हैं। तो बस आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आज तक नहीं, और मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में एक और अच्छा से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, चलते हैं।